बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं सुशील पाठक कृष्णा बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVMIC में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बच्चों जैसा कि हम अपने प्रत्येक टर्न पर विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं, उसी क्रम में आज मैं फिर आपके सामने कक्षा 8 का विषय विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 4 बल और दाब का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 है बल और दाब का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए आपका जो हमें पढ़ना है, पहले इससे आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो इससे संबंधित जो PDF थी वो मैं आपको भेज चुका हूँ। इसमें जो भी मैं वर्क दिया है, जो पढ़ा रहा हूँ आपको, भाई मैंने आपको PDF में भेजा था। विद्यालय में ना आने के कारण थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से मैं वीडियो आपके समक्ष उस समय नहीं दे पाया। आज मैं उसी क्रम में वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों इस लेसन के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे तो लेसन का नाम है बल एवं दाब। बल एवं दाब ये दोनों एक ऐसे नाम हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में लगातार किसी न किसी क्रम में करते रहते हैं। बस यह है कि हमें उसका अनुभव नहीं होता। उसके अनुभव के बारे में आपको बताऊंगा कि हम दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग करते रहते हैं। तो इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम दाब का अध्ययन करेंगे, उसके नीचे घनत्व है, घनत्व का अध्ययन करेंगे, आपेक्षिक घनत्व का अध्ययन करेंगे, दाब के उपयोग क्या हैं जो हमारे दैनिक जीवन में है उसका अध्ययन करेंगे, उत्प्लावन बल क्या होता है इसका हम अध्ययन करेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे, और पिलवन का सिद्धांत इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं बल की ओर। बल क्या है, देखिए जैसे कि हम पीछे कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, कक्षा 7 में भी हमने पढ़ा था। बल जो है एक ऐसा कारक है, एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के आकार में या अवस्था में परिवर्तन कर देता है या कर सकता है। अगर हम पिछली कक्षाओं में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अपेक्षा मैं आपको बता रहा हूँ कि बल बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिशील या विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दूसरा बल का और कार्य क्या है, बल जो है किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। जैसे आपने देखा, यदि हम कोई रबड़ लें और रबड़ की गेंद ले लें और उसे यदि हम बल लगाएं तो बल से उस गेंद का आकार बदल जाता है। बल एक ऐसा कारक है। यदि कोई वस्तु चल रही है, गतिशील अवस्था में होती है और यदि हम इसे बल लगाकर रोकें तो वह रुक जाती है। दूसरा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब भी यदि हम उसे धक्का दें, धक्का क्या करना है, वो भी एक बल है। जो हम धक्का लगाते हैं वो क्या, बल ही तो लगा रहे हैं उस वस्तु पर, तो जो है वो गतिशील अवस्था में आ जाती है और चलने लगती है। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिशील और विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन या डाइन होता है। और हमारा न्यूटन भी लिख देते हैं। इसके बाद बल हम यहाँ पर हमारा 2 प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। एक है हमारा संतुलित बल और दूसरा है हमारा असंतुलित बल। आप देखेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल दोनों में अंतर क्या है। देखिए संतुलित बल क्या है, संतुलित बल आप देखेंगे जब किसी भी वस्तु पर कई बल एक साथ लग रहे हों या किसी भी चीज़ पर कई बल एक साथ लग रहे हैं और उनका परिणामी शून्य हो। परिणामी का मतलब कोई कार्य, किसी पर बल तो लगाया गया और बहुत सारे बल लगाए गए, परंतु उसका जो परिणाम निकला उस बल के द्वारा लगाया कोई कार्य नहीं हुआ। अर्थात उसका जो परिणामी था वो कैसा हो गया, वो परिणामी कैसा हो गया, शून्य निकला। जैसे कि आपने देखा है, यदि रस्साकसी हम खेलते हैं, यदि रस्साकसी के खेल में दोनों ओर बराबर बल लगे तो हम देखते हैं कि रस्सी किसी भी पाले में नहीं जाती,
रस्सी किसी पाले में नहीं खींचती, अर्थात उसका जो परिणाम ही है शून्य होता है, उस बल का कोई भी कार्य नहीं हुआ, उस बल का कोई हमें परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, फल शून्य रह गया, तो वो बल कैसा कहलाता है? वो कहलाता है हमारा संतुलित बल, जिसमें कई बल लगे हो पर परिणाम ही शून्य हो, अर्थात हमें कोई रिजल्ट उसका प्राप्त ना हो, तो वो कैसा है? हमारा संतुलित बल है। दूसरा क्या है हमारा? असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या है? वो भी आपको रस्सी के उदाहरण से बता दे रहा हूँ। जैसे रस्साकशी खेल है, दोनों तरफ हम लगाते हैं, बल लगते हैं, जिस तरफ ज़्यादा बल होता है उधर जो है रस्सी खिंचाव, रस्सी जो उस पाले में खिंच जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी वस्तु पर कई बल लग रहे हो और उनका परिणाम ही शून्य ना हो, अर्थात हमें कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट प्राप्त हो, जैसे कि रस्सी कसी में जिधर बल ज़्यादा हो तो उधर रस्सी खिंच जाती है, अर्थात हमें परिणाम प्राप्त हुआ, कार्य प्राप्त हुआ कि भी रस्सी दूसरी तरफ खिंच गई। तो ऐसे बल जिस वस्तु पर कई सारे बल लग रहे हैं और उनका परिणाम ही शून्य ना हो, उसका कुछ ना कुछ का परिणाम हमें प्राप्त हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे असंतुलित बल कहलाते हैं। तो बल और असंतुलित बल ये है। अब आगे चलते हैं हम दाब। दाब की ओर चलते हैं कि दाब क्या होता है। दाब को इंग्लिश में हम प्रेशर भी कहते हैं। देखिए दाब जो है, एक आपको बहुत उदाहरण देके बता रहा हूँ जो जनरली हम घरों में यूज भी कर लेते हैं। यदि आप एक तख्ता लीजिए और यदि हमने मान लीजिए कोई कील ले ली और ये कील का नुकीला सिरा है नीचे, यदि मान लीजिए इसके सिर से आप उस तख्ते में इसके सिर से कील को ठोक दीजिए, क्या ठोकेगी? नहीं ठोकेगी, अर्थात आपको परेशानी होगी और कील जो तख्ते में नहीं ठोकेगी। इसके अगर हम उल्टा करें, इसके बाद यदि हम इसका जो नीचे का नुकीला सिरा है और इसको यदि हम तख्ते पर रखकर ऊपर से चोट मारकर ठोकें, तो हम देखते हैं कि कील बहुत आसानी से तख्ते में ठुक जाती है। क्या है? ये दाब का है, क्योंकि इधर जो है क्षेत्रफल जो है कम हो जाता है और इधर ऊपर से दाब अधिक लगता है। जब इधर से हम ठोकते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल वो छोटा हो जाता है और दाब कम लगता है, जिस कारण तख्ते में ये कील नहीं ठुकती। परंतु जैसे हम नुकीली ओर से हम कील ठोकते हैं और ऊपर शीर्ष पर चोट मारते हैं तो ऊपर जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, अर्थात दाब अधिक लगता है और कील जो है ठुक जाती है। अर्थात यदि हम इसका डेफिनेशन बोलें, इसकी परिभाषा बोलें, तो कह सकते हैं हम कि किसी भी क्षेत्रफल में प्रति एकांक, किसी वस्तु के पृष्ठ या वस्तु कह लीजिए, पृष्ठ कह लीजिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला अविलंबित बल क्या कहलाता है? हमारा दाब कहलाता है। दाब को जो है हम काय से लिखते हैं? दाब को हम लिखते हैं पी से। दाब को काय से लिखते हैं? हम पी से। और जो लगता है बल, बल को हम काय से लिखते हैं? एफ से। और जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को काय से लिखते हैं? हम ए से। यदि हम डेफिनेशन के आधार पर देखें तो ये फार्मूला बनता है हमारा P = F/A। ये हमारा दाब का फार्मूला है जब हमें दाब निकालना होता है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा पास्कल। क्या होता है हमारा? पास्कल। एक पास्कल बड़ा होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि एक पास्कल बराबर क्या हुआ? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हम लिख देते हैं। इससे भी ये मात्रक भी होता है और ये मात्रक भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा दाब। चलिए समझ में आया होगा, समझता हूं मैं। आगे आता है हमारा घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व देखिए जो है हमारा, कोई भी वस्तु है उस पर जो उसका द्रव्यमान है और जो आयतन है वो क्या है? हमारा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा घनत्व। कोई भी वस्तु है यदि हम उस पर देखें तो जो द्रव्यमान है और जो आयतन है दोनों का यदि हम अनुपात निकाल दें तो वो क्या कहलाता है? वो वस्तु का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने मान लिया वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है हमारा? मान लीजिए हमने मान लिया m है और आयतन जो हमने क्या मान लिया? आयतन मान लिया हमने b। क्या मान लिया हमने? आयतन मान लिया हमने b। और जो घनत्व है, घनत्व को हमने लिख दिया d। यदि हम
इसका फार्मूला देखें तो ये बनेगा हमारा D बराबर m/v, अर्थात द्रव्यमान और आयतन, इसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, हमारा घनत्व कहलाता है। यदि हम परिभाषा बोलें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, हम घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपको एक बात बता रहा हूं, आपेक्षिक घनत्व, यहां पर ही आपेक्षिक घनत्व के बारे में आपको बता दे रहा हूं मैं। आपेक्षिक घनत्व क्या है, आपेक्षिक घनत्व जो है, यदि हम किसी वस्तु का, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए यहां पर बता रहा हूं, इसे मैं आपको, घनत्व आपके समझ में आया होगा। इसके बाद आपेक्षिक घनत्व निकालें तो आपेक्षिक घनत्व में एक तो हमारा ये घनत्व, और हम क्या निकालें, और हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, क्या निकालें हम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो हमारा जल का जो घनत्व होगा, इसका यदि हम फार्मूला देखें तो फार्मूले हम क्या करेंगे, ठीक है नहीं, इसे हम जो है, इसे तो हम D से लिखते हैं, परंतु हम जो है आपेक्षिक घनत्व को जो है हम S से लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे, और इसे हम क्या लिख देंगे, इसे लिख सकते हैं हम D क्या हमारा, D है यहां पर हमारा घनत्व, ठीक, D क्या है हमारा घनत्व, और यहां पर क्या है अनुपात में, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, यानी कि ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा आपेक्षिक घनत्व। अगर हम इसकी परिभाषा बोलें तो किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो हम इसकी परिभाषा बोलेंगे किसी वस्तु के घनत्व, ठीक है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा, मैंने यहाँ पर आपको दाब और घनत्व और आपेक्षिक घनत्व हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे चलते हैं हम दाब के उपयोग। दाब के उपयोग, अब देखिए क्या है हमारा दाब के उपयोग क्या है। अब देखिए हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा दाब है, दाब के उपयोग आपने देखा है, यदि हम देखें यहाँ पर हम दैनिक जीवन में देखें तो दैनिक जीवन में हम दाब के कई उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आपने देखा है, हम जो घर में हैंडपंप यूज करते हैं, जिसे नल कहते हैं, आप देखेंगे जब जल आता है तो कैसे आता है, वो दाब के कारण ही तो आता है। उसमें 2 बाल्ब होते हैं, जब नीचे जाता है तो हम देखते हैं बाल्ब खुल जाता है, और जब ऊपर उठाते हैं, ठीक है, बाल्ब खुल जाता है और जल जो है ऊपर आ जाता है, ऊपर भर जाता है, खाली स्थान में जहाँ बारिश होती है, बारिश में कैसे जल भर जाता है, क्या दाब के कारण। जब दाब लगता है ऊपर तभी तो जल भरता है उसमें। अब देखा हम ऐसे ले आते हैं, पहले ऊपर उठाते हैं तो नीचे जाता, फिर दाब लगा जल खींच के लाते हैं, तो क्या जब हम देखते हैं कि जल जो किसके दाब के कारण ही तो होता है। दूसरा उदाहरण आपका आपने देखा है साइकिल पंप, जब साइकिल में भरते हैं ऊपर से हम दाब लगाते हैं तभी तो उसमें एयर आती है, तभी तो उसमें हमारा टायर में हवा भरी जाती है। इसके बाद आपको और उदाहरण बताता हूँ। आप देखेंगे, आपने जल पंप देखा होगा, आपको बताया मैंने अभी, साइकिल पंप आपने देखा होगा, मतलब एक आता है हमारा निर्दब दाब मापी होता है। इसका जो यंत्र है वो क्या होता है, निर्दब दाब मापी। मैं भूल गया था आपको बताने के लिए शुरू में ही, उसमें क्या है हमारा दाब का जो निर्दब दाब मापी के द्वारा, क्या नाम है, वायु दाब मापी जैसे जानते हैं, निर्दब दाब मापी के द्वारा जो है प्रेशर यानी कि दाब मापा जाता है। ठीक है नहीं, जो एक गोल घड़ी के आकार में होता है, डिब्बे की तरह होता है। ठीक है नहीं, तो दाब के उपयोग क्या है, नल जो हम जल भरते हैं वो दाब के कारण ही ऊपर आता है। साइकिल पंप है, उसमें जो एयर भरी जाती है, हवा भरी टायर में, वो भी दाब के कारण ही भरी जाती है। ठीक है नहीं, जल पंप भी इसी चलता है, साइकिल पंप भी इसी चलता है। ठीक, तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, परंतु हमें ये पता नहीं रहता कि इस पर ही दाब कार्य कर रहा है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में हमारे ये उपयोग हैं। आगे चलते हैं हम उत्प्लावन पर। क्या है हमारा, देखिए
उत्प्लावन बल क्या है? जैसे कि आपने इसके नाम से प्रदेश उतरा है उत्प्लावन। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, उत का मतलब ऊपर उठता हुआ और प्लावन का मतलब तैरने वाला। जैसे आपने देखा है, यदि हम कोई जल में कोई चीज़ डुबोते हैं तो आप देखते हैं वो वस्तु जब जल में डुबोते हैं तो वो ऊपर की ओर आती है, जल उसे ऊपर की ओर फेंकता है। क्या कारण है, क्यों फेंकता है? जब जल तो हम प्रेशर नीचे लगाएंगे पर जल ऊपर की ओर फेंकते, क्यों फेंक रहा है उसे ऊपर की ओर? आप देखेंगे कि जब किसी वस्तु को हम जल में डुबोते हैं तो या किसी द्रव हो, जल हो या और भी कोई द्रव हो सकता है, अदरवाइज मान लीजिए जल का तो मैं उदाहरण बता दिया, कोई भी और भी द्रव हो सकता है। जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो जैसे हम द्रव में डुबोते तो वो द्रव जो है नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर धकेल, अर्थात द्रव जो है वो वस्तु पर एक बल लगाता है नीचे से। द्रव जो है वो नीचे से एक बल लगाता है ऊपर, वस्तु को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है नहीं? तो बल क्या कहलाता है हमारा? वही बल कहलाता है हमारा उत्प्लावन बल। फिर सुन लीजिए, जब हम किसी वस्तु को जल में हम या जल हो या और कोई भी द्रव हो, जब हम उसमें डुबोते हैं तो आप देखेंगे कि डुबोने के बाद जो वस्तु का जितना भी आयतन है वो अपने आयतन के बराबर, उसके आयतन, ऐसा नहीं कि बहुत सारा बल, जितना उस वस्तु का आयतन, उस वस्तु के आयतन के बराबर ही वो द्रव जो है नीचे से वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है। उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब जो है कोई वस्तु, जब हम उसे द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु के आयतन के बराबर ही जितना वो आयतन उतना द्रव विस्थापित कर लेता है। सपोज करिए मान लीजिए आयतन भी, तो इतने आयतन के बराबर ही वो जल को विस्थापित कर देगा। और ये जब जल को विस्थापित कर देगा, द्रव को विस्थापित कर देगा, तो जो है द्रव जो है उसके भार में भी कमी प्रतीत होती है, उसके भार में भी कमी प्रतीत होती। क्यों प्रतीत होती भैया? क्योंकि उस पर जो है जब हम किसी वस्तु को डुबोते हैं जल में तो उसके हम देखते हैं अचानक जल में जैसी वस्तु पहुंचती है तो वो हल्की महसूस होने लगती है। और आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं, हल्की महसूस होने लगती है। क्या हल्की महसूस होने लगती है? किस कारण? क्योंकि जब वस्तु को हम द्रव में डुबोते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर उस द्रव को विस्थापित कर लेता है और उसका भार उसी आयतन के बराबर द्रव जो एक नीचे से बल लगा देता है, जिससे वस्तु हमें हल्की महसूस होती है और द्रव ऊपर जो है क्या नाम तरल की सतह पर तैरने लगती है। तो बल क्या कहलाता है? हमारा उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है नहीं? क्या कहलाता है? हमारा उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं उत्प्लावन। अब आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या आता है हमारा? अब आता है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या कहलाता है? हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? अब देखेंगे आप जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, हम देखते हैं यदि हम किसी वस्तु को जल में डुबोएं तो आप देखेंगे वो वस्तु या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से, जब किसी को हम या तो पूरी मतलब उसको हम डुबो दें या फिर हम क्या करें आंशिक मतलब का मतलब होता है थोड़ा कम, आंशिक का मतलब होता है थोड़ी कम उसे हम देखें तो हम देखते हैं कि अचानक उसके भार में कमी प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी वस्तु, मान लीजिए उसका आयतन जो है हमारा, आयतन क्या हमारा है? आयतन जो मान लीजिए 1 घन मीटर, घन मीटर होता है आयतन। ठीक है, मान लीजिए हमने 1 किलोग्राम क्यूब मान सकते हैं हम। वस्तु को मानेंगे तो यहाँ पर लंबाई नहीं नापेगी, क्या नापेंगे हम इसे? मान लीजिए हमने ये इसका आयतन हो गया, ठीक, वॉल्यूम हो गया। अब जब इसका ये आयतन है, जब हम इसे जल में डुबोते हैं तो ये जिसका ये आयतन है इतनी इसके भार में कमी, इसका अभी तो लग रहा है, परंतु हमें फिर जब उसे जल में डुबो देंगे तो कैसे हल्की महसूस होने लगेगा, अर्थात उसके भार में ये लगेगा कि वस्तु हल्की होगी। जितनी भारी हमने जल में डुबोई थी तो उससे हमें ये लगा कि वस्तु जो बहुत हल्की हो रही है, अर्थात हल्की महसूस के भार में जो कमी प्रतीत होती है। तो आर्किमिडीज जो थे उन्होंने, यूनान के ये रहने वाले थे वैज्ञानिक, इन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में हम पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में कमी महसूस होती है। और उन्होंने कहा कि जो वस्तु के भार में जो कमी है, वस्तु के भार में जो कमी महसूस जो होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है नहीं? क्या उन्होंने क्या बताया
कि इसके जब में डुबोया तो इसके भार में जितनी कमी होगी हैं, तो ये कहे कि जो भार में जो कमी महसूस होती है उनका ये जो भार में जो कमी होती है वो इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्या बताया आर्किमिडीज ने कि जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतया आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में कमी महसूस होती है, और ये जो भार में ये जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये भी कि उत्प्लावन बल के द्वारा इन्होंने ये सिद्धांत प्रयोग, उत्प्लावन बल देगा उसके बाद उन्होंने ये सिद्धांत दिया। तो ये हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, फिर एक बात सुन लीजिए। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया कि जब किसी वस्तु को किसी जल में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में कमी महसूस होती है, और ये कमी ये भार में जो कमी होती है ये उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये बताया किसने, आर्किमिडीज ने। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पिलवन का सिद्धांत। क्या है हमारा पिलवन का सिद्धांत। पिलवन का सिद्धांत क्या है, मान लीजिए हमने कोई वस्तु ली और वस्तु को हमने जो वस्तु का भार मान लीजिए वो हमने क्या मान लिया, वो मान लिया हमने W, ठीक। और जो वस्तु पर जो बल लगा उत्प्लावन बल मान लीजिए, हमने वो मान लिया W'। और इसमें 3 कंडीशन होती हैं। मान लीजिए एक बार तो W बड़ा है किससे, W' से। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, W बिल्कुल बराबर हो गया किसके, W' के। और तीसरी कंडीशन है कि W जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, W' से। अब इन तीनों कंडीशन का आप बोलेंगे मतलब क्या है, अब आपको मतलब बताऊं। जब हम किसी वस्तु को किसी जल में डुबोते हैं, यदि मान लीजिए जो वस्तु का भार है, यदि वो जो वस्तु पर नीचे से उत्प्लावन बल लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उत्प्लावन बल क्या होता है, जो वस्तु पर जो उत्प्लावन बल लगता है यदि वो इस वस्तु के भार से कम होता है, ये क्या है, ये चिन्ह क्या बता रहा है कि W ज़्यादा और W' हमारा कम है। इसका मतलब है कि जो W' जो भार जो कम होता है इस वस्तु के भार से, तो क्या होता है, वस्तु पूर्ण रूप से जल में डूब जाती है, वो तैरेगी नहीं, क्या होगा, जल में डूब जाएगी। इसका मतलब हुआ ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि W और W' दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि जितना वस्तु का भार है उतना ही नीचे से उत्प्लावन बल लग रहा है, अर्थात वस्तु जो है जल में पूर्ण रूप से डूबी हुई, वैसे नहीं डूबेगी परंतु पूर्ण रूप से डूबी हुई तैरती रहेगी। जैसे आपने देखा है जो हमारे रक्षा अनुसंधान के तहत पनडुब्बी वगैरह समुद्र में रहती हैं युद्ध वाली, वो आप देखते हैं जल में छुपी रहती हैं। क्यों, क्योंकि वो डूबी हुई तैरती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं परंतु नीचे वैसे नहीं डूबती, डूबी हुई तैरती रहती हैं। ठीक है, ये हमारा W और W' बराबर होता है तब होता है। तीसरी है हमारी क्या कि W जो है वो छोटा होगा किससे, W' से। यदि वस्तु का जो भार है वो उत्प्लावन बल से यदि कम होगा तो वस्तु जो तैरेगी तो, परंतु बहुत कम डूबी हुई, जल में बहुत नहीं डूबेगी, बहुत आंशिक रूप से डूबी हुई और जल की सतह पर ऊपर तैरती रहेगी। यह कंडीशन। अब इसके आधार पर पिलवन का सिद्धांत क्या है, पिलवन का सिद्धांत ये है कि जब हम किसी वस्तु को किसी जल में जब डुबोते हैं तो वस्तु का जो भार होता है जब द्रव के भार के बराबर हो जाता है, ठीक है नहीं, जो वस्तु का जो भार है और जो द्रव नीचे जो बल लगते हैं जब उसका भार बराबर हो जाता है, क्या होता है, तो वस्तु जो तैरने लगती है। ठीक है नहीं, कैसी होती है, कैसे तैरने लगती है, डूबी हुई। यही हमारा पिलवन का सिद्धांत है। तो आज हमने बल और दाब के बारे में ये सारा अध्ययन किया। इससे संबंधित PDF मैंने आपको भेज दिया, समझता हूँ आपने पूरी कर ली होगी वो PDF। बस इससे थोड़ा ये देख लेंगे और आप समझेंगे। जो आपका 14 जून से एग्ज़ाम होने वाला है, आपको ग्रुप पे डाल दिया गया है, उसके लिए आप ये सारा काम जो आपको आज पढ़ाया गया है ये सारा उससे संबंधित है और इसमें से सभी आएगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, सारा PDF पूरा करें और अपना विद्यालय आकर अपनी कार्य को निरीक्षित भी करा सकते हैं। धन्यवाद।